IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. अक्सर जब हम महाभारत की कहानियां सुनते हैं, महाभारत के किस्से सुनते हैं और इस युद्ध की बात हम सुनते हैं तो एक अस्त्र का जिक्र हमेशा होता है और ये अस्त्र है गदा। यानी कि बलशाली लोग गदा का प्रयोग करते थे और उनमें भीम का नाम सबसे आगे आता है और भीम और दुर्योधन के बीच में जो युद्ध हुआ उस पर भी बहुत ज्यादा कहानियां और किस्से सुनने को मिलते हैं। और अगर हम क्रिकेट के महाभारत की बात करें तो यहाँ पर भी गदा का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त तरीके से होता है, खास तौर से अगर हम T20 फॉर्मेट में बात करें। यानी कि गेम में कुछ ऐसे गदाधारी हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं, खास तौर से फटाफट क्रिकेट में। आज इन्हीं गदाधारी बल्लेबाजों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और सबा करीम हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर के साथ साथ दिल्ली कैपिटल्स के साथ वो जुड़े हुए हैं और इनसे आज चर्चा करेंगे कि क्या स्किल पे पावर हिटिंग भारी पड़ रही है इन दिनों। जिस तरह की बैटिंग हम पिछले कुछ मैचेस से देख रहे हैं आईपीएल सीजन 15 में, खास तौर से जिस तरह से पंजाब के लिए हिटिंग की गई, राजस्थान रॉयल्स के लिए राहुल तेवतिया और डेविड मिलर हिटिंग कर रहे हैं। क्या अब आज के दौर में पावर हिटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, यानी कि गेम में गदाधारी बल्लेबाजों का बहुत ज्यादा प्रभाव इन दिनों T20 फॉर्मेट में देखने को मिलता है? इसी मुद्दे पे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबा भाई, किताबें आप बहुत पढ़ते हैं मुझे पता है और आपको बहुत इसका शौक भी है। महाभारत की कहानियां भी आपने बहुत पढ़ी होंगी और किस तरह से गदा वहां पर प्रयोग में लाया जाता था। आपको भी याद हो, ये जंघा तोड़ने के लिए दुर्योधन की भीम ने उनके कमर के नीचे प्रहार किया था और तब कहते हैं कि रूल्स ये थे कि आप कमर के नीचे गदा से मार नहीं सकते, बट वो रूल ब्रेक किया गया। अब क्या क्रिकेट में इतने हैवी बैट्स आ गए और इन बैट्स की वजह से जो पावर हिटर्स हैं उनका जो रोल है बहुत बढ़ गया है। क्या आप भी मानते हैं क्रिकेट की महाभारत में गदाधारी बल्लेबाजों का खासतौर से T20 फॉर्मेट में जो रोल है, जो इस्तेमाल है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है? हाँ राजीव, विशेष करके T20 में आपने गदा की बात की तो गदा चलाने के लिए वो बल होना चाहिए। तो ऐसे खिलाड़ी जिनमें बल है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस समय। और आपने बात की कि जंघा के नीचे आप नहीं, कमर के नीचे आप वार नहीं कर सकते अगर आप गदाधारी हैं तो। और यहाँ पर जो गेंदबाज हैं वो गदाधारी के सामने कमर के ऊपर गेंदबाजी नहीं कर सकते। अगर वो कर दिया तो फिर वो नो बॉल डिक्लेयर हो जाती है। तो मार्जिन ऑफ जो एरर है बहुत कम है यहाँ पर। पर मुझे तो हमेशा ये भी लगता है राजीव कि गदा चलाने के लिए, बल्ला चलाने के लिए वो स्किल भी होना बहुत जरूरी है। और कहने का मतलब यही है कि आपको वो तो कला होनी चाहिए कि आप बॉल को वॉच करें और उसके बाद आप बॉल को मारें। नहीं तो हर एक जो 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 इस समय कुश्ती जो 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 जो, जो पहलवान होते हैं वो फिर क्रिकेट खेलने लगेंगे। तो गदा चलाने के लिए भी या फिर बल्ला चलाने के लिए भी, दूर तक बॉल को मारने के लिए भी वो स्किल की जरूरत होती है और इस पर मेहनत कर रहे हैं लोग। ऐसे खिलाड़ी जो जो जिनके पास स्किल है वो अगर पावर हिटिंग एबिलिटी और जोड़ लेते हैं अपने अपने अंदर, तब फिर उनका जो परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है परफॉर्मेंस की उसमें बढ़ावट देखने को मिलती है। ये सारी चीजें हैं इस समय जो देखने को मिल रही है। पर हाँ, आपने सही कहा कि हर एक टीम अब उस तरह के बलशाली जो पावर हिटर की तलाश में हमेशा लगा रहता है। बिल्कुल। और अगर हम मैच अभी हाल में जो खत्म हुआ लखनऊ और गुजरात के बीच में, उसमें हम सब ने देखा है कि स्किलफुल बैटिंग तो दीपक हुड्डा और आयुष बदूनी ने की, लेकिन जो एक्चुअल हिटिंग थी वो तो राहुल तेवतिया और डेविड मिलर करके गए। क्या ये शेयर पावर हिटिंग इसको माने सबा भाई? आपका एक रडार है, एक एरिया तय है जहां पर आप अपने बड़े शॉट्स खेलते हैं, खासतौर से राहुल तेवतिया जैसे बल्लेबाज जिनका एक जोन है, अगर आप उनके जोन में डालेंगे तो आपको बाहर मार देंगे। हाँ राजीव, पर अब ना प्लेयर्स भी मल्टी डायमेंशनल हो रहे हैं। अब सिचुएशन के मुताबिक उनको बल्लेबाजी करनी होगी। अब जो लखनऊ जायंट्स की अगर हम बात करें, जो स्थिति थी लखनऊ की, वहां पर जरूरी था कि आप पारी को बिल्ड करें, जो कि आयुष बदोनी और दीपक हुड्डा ने किया। और अंत में प्रयास यही रहता है कि आप बड़े हिट्स लगाएं। जब आप चेस कर रहे होते हैं तो आजकल के जमाने में हर एक टीम की कोशिश यही होती है कि अगर 4 या 5 विकेट अगर आपके हाथ में पड़े हुए हैं और अंतिम के 5 ओवर में अगर आपको 50-55 रन भी चाहिए तब भी वो भी गेटेबल है, या फिर 60 रन भी गेटेबल है, क्योंकि उस समय आप सिर्फ एक बड़े ओवर की तलाश में लगे रहते हैं
और अगर आपके पास वो पावर हिटर है तो फिर वो पावर हिटिंग का काम उस समय आ जाता है, जो कि कल डेविड मिलर और फिर उसमें देखने को मिला राहुल तेवतिया में। उसके पहले दिल्ली कैपिटल्स ने दिखाया जिस तरह से अक्षर पटेल या फिर ललित यादव ने रन बनाए। तो हर एक टीम में इस तरह के प्लेयर्स हैं जो अंत में 10 या 12 रन या 13 रन प्रति ओवर अंतिम के 3 या 4 ओवर में आसानी से बना लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पर अंत में राजीव, अगर हम ध्यान पूर्वक देखेंगे तो सिचुएशन के मुताबिक ही आपको रन बनाने होते हैं और रन चेज भी करना होता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है आजकल के T20 के मैचेस में। भाई, क्योंकि मैं इसलिए गदाधारी बल्लेबाजों पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी एक दो तस्वीरें भूल नहीं पा रहा। जिस तरह से ऑडियन स्मिथ ने बैकफुट पर सामने छक्के मारे, कवर्स पे छक्का मारा, फिर एक सामने फ्लैट बैटेड छक्का मारा। ये शेयर पावर हिटिंग है। ये सारे गदाधारी बल्लेबाज गेंद को कहीं भी मार सकते हैं। अब ये हालात हो गए और ये इसमें कोई स्किल का मुझे नहीं लग रहा था, शेयर पावर था कि आपने बैकफुट पे 140 की रफ्तार से आती गेंद को सामने छक्का मार दिया। ये कितना मुश्किल काम है क्योंकि आपने बल्लेबाजी की और आपने 23 गेंदबाजों को खेला है। सामने बैकफुट पे छक्के मारना या एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारना, ये तो शेयर पावर हिटिंग है। हाँ राजीव, और इसी अगर आप देखेंगे तो वेस्ट इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं जिनके पास इस तरह की एबिलिटी है, उनका नाम हमेशा से याद रहता है। अब ओडियन स्मिथ को ही देख लें, उन्होंने कई सारे ग्लोबल जो T20 लीग होती हैं वहां पर अच्छा परफॉर्म किया है। रोमन पावल जो इस समय दिल्ली कैपिटल्स के साथ हैं, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। और इन ऐसे खिलाड़ियों में अब आंद्रे रसल को अगर आप देख लें, अब रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा पावर है। और ओडियन स्मिथ के बारे में अगर हम बात करें तो अगर ऐसा खिलाड़ी जो ऑफ साइड में भी बैकफुट पर शॉट लगा सकता है तो उसको तो रोकना और भी कठिन हो जाता है। मुझे याद है कि 1 साल या 2 साल पहले हर एक जो पावर हिटर है वो टारगेट करते थे लॉन्ग ऑन या फिर डीप मिड विकेट के एरिया पे या फिर काउस कॉर्नर में, और वही एक डायमेंशनल हिटिंग देखने को मिलती थी। और तब बॉलर्स जो है वो राउंड द स्टंप जाते थे और आउटसाइड द स्टंप उस तरह के बल्लेबाजों को वो बॉल डालते थे। पर अगर आपके पास वो भी पावर हिटिंग आ जाए कि आप ऑफ साइड में भी शॉट लगा सकते हैं, बैकफुट पे या फ्रंट फुट पे, ऑन साइड में भी आप बड़े बड़े छक्के लगा सकते हैं, तो फिर जगह बहुत कम बच जाती है या फिर बहुत ही कम मार्जिन ऑफ एरर रहता है गेंदबाजों के लिए बच के निकलना इस प्रकार की स्थिति में। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर विकेट आपको मदद कर रहा है तो फिर अलग बात है। अगर विकेट धीमा है तो तब आप वेरिएशंस के साथ बॉलिंग कर सकते हैं, नहीं तो सपाट विकेटों पे रन रोकना या फिर इस तरह के पावर हिटर्स को कैद करना बड़ा ही मुश्किल है राजीव। बिल्कुल, और कसास साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछा है। उनका यह सवाल भी पूछना है कि पिचेस इस तरह से अगर फ्लैट खेलती रही फिर तो बॉलर्स के लिए कुछ होगा नहीं और पावर हिटर्स जो है वो हमेशा टेक ओवर करेंगे स्किल पे। आपके क्या थॉट्स है इस पे? देखिए, अलग अलग विकेटों पे निर्भर करता है। अब कल के मैच में अगर हम देख लें तो जो रन चेस कर रही थी गुजरात टाइटंस सिर्फ 150 से 155 था। वो इस वजह से हुआ क्योंकि मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की। तो उस विकेट में जहां पर मदद मिल रही है वहां पर पावर हिटिंग आपको ध्यान पूर्वक करनी होगी। इसीलिए पावर हिटिंग हिटर्स को जो जोन होता है, उनका जो इस्तेमाल होता है वो अंतिम के 3-4 ओवर्स में ही रहता है। उसके अलावा अगर आप पावर हिटर को ऊपर भेज देंगे तो उनका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हार्ड लेंथ को खेलना, स्किल के साथ बल्लेबाजी करना, जहां पर बॉल मूव कर रही है यहाँ पर शॉट लगाना उतना आसान होता नहीं है ऐसे बैटर्स के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इक्वेशन को सही करने के लिए इस तरह की विकेट आपको बनानी होगी जहां पर पेस बॉलर्स को भी लगे कि उनको थोड़ी बहुत मदद मिल रही है, या फिर स्पिनर्स को लगे कि उनको थोड़े बहुत घुमाव मिल रहा है ऑफ द विकेट, या फिर विकेट थोड़ा बहुत धीमा हो रहा है। तब कॉन्टेस्ट में ज्यादा मजा आएगा। तो और तभी मुझे लगता है कि T20 में कॉन्टेस्ट भी रहेगा। पर अंत में T20 एक ऐसा मैच है जहां एक ऐसा फॉर्मेट है राजीव जहां पर बहुत ज्यादा जो 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 मदद मिलती है वो बल्लेबाजों के पास ही रहती है और गेंदबाजों के लिए उतना कुछ रहता नहीं है इस तरह के फॉर्मेट में। शोभा भाई, आयुष बदूनी को लेके बड़े ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। हर्षैन ने उनकी बहुत तारीफ की। मीत सोनी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा टैलेंट है। 20 लाख में एक ऐसा खिलाड़ी मिल जाए जो आपको मैचेस जिता दे या आपके लिए अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि दीपक हुड्डा के साथ एक बड़ी साझेदारी उन्होंने की और लखनऊ को ऑलमोस्ट वापस ले आए थे। 159 रन का टारगेट था, हालांकि बहुत आराम से चेज कर लिया गुजरात ने। कैसे आप देखते हैं आयुष बदूनी जैसे खिलाड़ियों के लिए इस बार का IPL? बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं आयुष बदौनी। दिल्ली के लिए खेलते हैं, अंडर-25 के कप्तान है जहां तक मुझे याद है। दिल्ली कैपिटल्स, हम लोग की भी नजर उनके ऊपर थी और कोशिश यही थी, इरादा भी ये था कि इनको हम लोग ऑक्शन में लेंगे, पर डायनेमिक्स कुछ अलग प्रकार के हो जाते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रकार के डोमेस्टिक टैलेंट को अब जगह मिल रही है 11 में खेलने के लिए।
और इस साल चूंकि 10 टीमें हैं तो कई सारे ऐसे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम हम लोगों ने सुना नहीं है पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनमें से एक खिलाड़ी आयुष बदौनी, अभिनव मनोहर जिन्होंने मैच को फिनिश किया कल गुजरात टाइटंस के लिए, वो एक और खिलाड़ी है। शाहरुख खान को हम लोगों ने देखा उन्होंने क्या किया है। राहुल तेवतिया एक डोमेस्टिक टैलेंट है। तो इस तरह के कई सारे प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि वो इस बार उनको मौका मिलेगा खेलने के लिए और वो परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह के कई सारे यंगस्टर्स के ऊपर निगाहें हर एक फ्रेंचाइजी की थी और जिनको जब बन पाया उन्होंने उस तरह के खिलाड़ियों को अपने टीम में लिया और अब खेलने का मौका उनको मिल रहा है 11 में। सवा भाई, एक सवाल मीत सोनी जी का है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपसे कि सवा सर, ये वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के जो खिलाड़ी वो खाते क्या है, एक तो ये बता दें। जिस तरह से वो पावर हिटिंग करते हैं, कल डेविड मिलर ने जिस तरह के गेंद को मैदान के बाहर फेंका, और अभी भी कहते हैं आईपीएल हिस्ट्री का सबसे लंबा छक्का एलबी मॉर्कल और डेविड मिलर के नाम पे है, जो लंबे छक्के मारने की बात है। क्या ये बिल्ड का भी फर्क होता है सभा भाई? बिल्ड आप कितने मजबूत कद काठी के हैं? पहले क्रिकेट में मैटर नहीं करता था, सनी भाई भी छोटे से कद के आगे 700 रन बना जाते थे। क्या बिल्ड वाकई अब मैटर करने लगा है T20 फॉर्मेट में? हाँ, कुछ हद तक इस बात में सत्य है राजीव, कि अगर आपके पास वो फिजिकल बिल्डअप है तो आप उस प्रकार का पावर जनरेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप उस तरह की तैयारी करें राजीव, उस तरह की आप प्रैक्टिस करें। और ये सभी जो पावर हिटर्स हैं वो इस तरह की प्रैक्टिस लगातार करते रहते हैं नेट सेशन में या फिर ओपन सेंटर विकेट में जो प्रैक्टिस होती है, चाहे वो गेंदबाजों के सामने हो या फिर थ्रोअर के सामने हो या फिर बॉलिंग मशीन के सामने हो, उस तरह की प्रैक्टिस वो करते रहते हैं लगातार, बड़े बड़े छक्के लगाना। और इसी वजह से वो कला अब इनमें आ गई है, वो पावर हिटिंग जो एबिलिटी है वो आ गई है। अब इनकी कोशिश यही होती है कि वो मल्टी डायमेंशनल तरह से शॉट्स लगाएं, विकेटों के चारों तरफ वो रन्स बनाए। उतना आसान होता नहीं है इस तरह के एबिलिटी को डेवलप करना। और चाहे वो डेविड मिलर के पास, तो चलिए वो अलग बात है कि उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है, पर वेस्ट इंडियन जो खिलाड़ी उनके बारे में मैं जरूर कह सकता हूँ कि सभी के सभी जो खिलाड़ी है इनका जो ये नेचुरली वेल बिल्ट है। आप भी कई बार दौरा कर चुके हैं वेस्ट इंडीज का, आपने भी देखा होगा वहां पर कई सारे ऐसे एथलीट्स हैं जिनका कुछ और काम नहीं है, वो बीच पर दौड़ते रहते हैं, जो लोकल फूड होता है वो खाते हैं और ज्यादातर ध्यान रहता है उनका प्रोटीन के ऊपर। तो वो चिकन खाते हैं या फिर लैम्ब खा लिया या फिर बीफ खा लिया, इस तरह की चीजें खाते रहते हैं। तो जो नेचुरली ये सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं वो गिफ्टेड हैं शानदार बिल्ड के साथ, और उनमें बहुत आसान होता है इस तरह की पावर हिटिंग स्किल्स को डेवलप करना। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो हर एक ऑक्शन में, आईपीएल के ऑक्शन में, हर एक टीम में एक या दो वेस्ट इंडियन वो फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा जो बड़े बड़े छक्के लगा सकते हैं और जो पावर हिटिंग जिनके अंदर है। तो हर एक टीम इस तरह के खिलाड़ियों के ऊपर दाव लगाती है। बिल्कुल, और कमल चंद जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और ये सवाल मेरे जहन में भी था कि बीसीसीआई ड्यू फैक्टर से कैसे पार पा सकती है, क्या कुछ उनको करना चाहिए, क्या उनको मावल स्टेडियम जैसा कुछ स्टेडियम बनाना चाहिए? क्योंकि अंत में फिर तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चौथा मुकाबला था सभा भाई जहाँ पे टॉस जिस टीम ने जीता, गेंदबाजी चुनी और मैच जीत लिया। देखिए राजीव, एक तो छोटे फॉर्मेट का ये एक तरह से दस्तूर सा हो गया है और टीमें बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक इस पर काम करती हैं। उनको पता है अगर आप टॉस जीत लेते हैं तो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है शॉर्टर फॉर्मेट में। ये हम लोगों ने 50 ओवर्स में भी देखा है, T20 में भी देखा है। अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि आईसीसी या फिर हर एक कंट्री बोर्ड से कुछ ना कुछ सोचना होगा कि इतना तो लॉपसाइडेड जो मुकाबला है ना हो और इतना बड़ा एडवांटेज जो पहले टीम टॉस जीत लेती है उनको ना मिले। पर ड्यू फैक्टर तो चलिए भारत में कुछ ज्यादा ही नजर आता है हमें, क्योंकि इस तरह के मौसम में ड्यू ज्यादा पड़ने लगता है और कई तरह की कोशिशें हुई हैं, गेम को जल्दी शुरू करने का प्रयास रहा है। अब 50 ओवर क्रिकेट भी पहले 2:30 बजे शुरू होता था, वो अब 1:30 बजे शुरू होने लगा है या 2 बजे शुरू होने लगा है। तो कोशिशें जारी हैं, पर इसको पार पाना बड़ा मुश्किल है राजीव। कई तरह की बातें हो रही हैं, पर अब क्या किया जाए, ये बहुत ही कठिन मसला है और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। अब खिलाड़ी तैयारी करते हैं, गीली गेंदों से गेंदबाजी करना उतना आसान होता नहीं है उनके लिए, और इसीलिए हम लोग कई दिनों से या फिर कई सालों से ये बात करते आ रहे हैं कि अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो एक तो आपको स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होना चाहिए, पावर प्ले में आपको ढेर सारे रन बनाने होंगे और रन के ओवर्स में भी आपको रन बनाने होंगे, ताकि आप अंत में 15 या 20 रन का बफर अपने हाथ में रखें, जो कि कहना आसान है पर उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो चलिए इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हार्दिक पांड्या पे बातचीत करेंगे। वो वापसी कर रहे थे और एज अ कैप्टन कितना इंप्रेस किया। के राहुल एज अ कैप्टन लगातार सवालों के घेरे में रहते हैं। कल भी बहुत जिस तरह के डिसीजंस उन्होंने लिए, बहुत ढेर सारे सवाल आए हैं उनकी कप्तानी पे क्वेश्चन करते हुए, उस पर बातचीत करेंगे। और मोहम्मद शमी का ड्रीम स्पेल, जिस तरह से उन्होंने हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी की और एक अलग तरीके का आयाम उन्होंने सेट किया, खासतौर से मुंबई की पिचेस की बात करें जहां पे बहुत अच्छा बाउंस है। क्या आने वाले समय में ये हार्ड लेंथ बाकी के गेंदबाज भी अपनाएंगे, इस पर भी बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सबा भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। सबा भाई, ब्रेक से पहले हमने गदाधारी बल्लेबाजों के बारे में बात की, यानी कि उन बलशाली बल्लेबाजों के बारे में बातचीत की जो लेंथ पकड़कर बड़े शॉट्स खेलते हैं और फिर ऐसा इम्पैक्ट डालते हैं कि चर्चा सिर्फ उन्हीं की हो रही होती है। भले ही कोई बहुत ही स्टाइलिश 50 या 60 बनाए, बट वो 20 रन 25 रन की पारियां पूरे महफिल लूटने का काम करती है इन दिनों। अब थोड़ी बात उन खिलाड़ियों के बारे में भी कर लें जो अपने स्किल के जरिए, और या यूं कहें स्किल और गदा दोनों है उनके पास। मसलन हार्दिक पांड्या की बात करें, बहुत लंबे अरसे के बाद उन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की, बल्लेबाजी में भी उन्होंने अच्छा फॉर्म दिखाया और कप्तानी में खुद नंबर 4 पे उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया। ये एक बहुत अच्छा साइन था। कैसे आप देखते हैं ओवरऑल जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने अपने पहले मैच में लीडरशिप की और कमबैक किया है? सबा भाई, राजीव, उनका प्रेजेंस मैदान में कुछ अलग किस्म का मुझे लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बिलोंग करते हैं, वो बहुत ज्यादा ईगर नजर आए मैदान में आना, मैदान में आकर परफॉर्म करना, कप्तानी करना। उन्होंने काफी दिन गुजारे हैं अपने रिहैब में और ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से फिट होकर मैदान में उतरे हैं। क्योंकि वो कप्तान है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, अपने आप को प्रमोट किया नंबर 4 पर, वहां पर आकर उन्होंने रन्स बनाए। उसके बाद 4 ओवर अपने पूरे उन्होंने खत्म किए, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ठीक तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, फुली फिट लग रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा संकेत है गुजरात टाइटंस के लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी, क्योंकि आने वाले समय में व्हाइट बॉल क्रिकेट में हार्दिक पांड्या की तलाश या फिर उनकी जरूरत भारतीय टीम को है। क्योंकि इस समय व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपके पास जितने सारे ऑलराउंडर्स हो जाए उतना अच्छा रहता है आपकी टीम के लिए। तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या है या फिर रविंद्र जडेजा हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, दीपक चाहर हो गए, ऐसे प्लेयर, अक्षर पटेल हो गए, ऐसे प्लेयर जो मल्टी डायमेंशनल हैं, जो बैट के साथ भी बॉल के साथ भी कंट्रीब्यूट कर सके, तो ये बहुत बड़ी बात होगी भारतीय टीम के लिए। और तो हार्दिक पांड्या ने एक बार ये कम से कम दिखाया है कि उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है यहाँ तक वापसी करने में। और अब आने वाले समय में ये दिखाएगा कि जो इंटेंसिटी उन्होंने पहले मैच में दिखाई है, उनकी फिटनेस लेवल्स किस तरह की है, क्या वो लगातार मैचेस खेल सकते हैं कि नहीं। पर अगर इस बार उन्होंने पूरा सीजन आईपीएल का खेल लिया, इसका मतलब होगा कि वो तैयार हैं भारतीय टीम में दोबारा वापस आने के लिए। हर्ष जैन ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे उठाया है। उनका ये कहना है सबा भाई की उनकी कप्तानी में हार्दिक पांड्या की धोनी और रोहित के शेड्स थोड़े नजर आए, खास तौर से जब उन्होंने शमी को तीसरा ओवर दिया कंटिन्यू और उन्होंने आके मनीष पांडे को आउट किया उसपे। देखिए राजीव, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का बहुत फायदा मिलता है आपको। एक तो आपको ड्रेसिंग रूम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैदान में आपको जो जिनके अंडर आप खेल रहे हैं उनसे आपको कई तरह की स्ट्रैटेजीज देखने को मिलती है। फिर हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है भारतीय टीम के लिए। कई बार आपने भी देखा होगा कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे अपने एडवाइस और सजेशन के साथ। इसका मतलब ये भी है कि उनके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स हैं। तो चाहे वो रोहित हो, चाहे वो विराट हो या फिर MS धोनी हो, इन सब से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। हालांकि उन्होंने इसके पहले कप्तानी की नहीं है, पर कम से कम वो जो कोर ग्रुप है भारतीय टीम का, उसमें वो शामिल जरूर थे और उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो सीखने को मिलता है आपको, आप ग्रो करते हैं एक प्लेयर के रूप में, एक कप्तान के रूप में, एक लीडर के रूप में। और जब आपको मौका आता है कप्तानी करने का, तो फिर आप शानदार डिसीजन लेते हैं। और T20 में वैसे भी आपको बहुत जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है। आप एक सेट अप्रोच के साथ मैदान में उतर नहीं सकते हैं कि मुझे मोहम्मद शमी सिर्फ 1 ओवर ही कराना है, अगर उसने विकेट ले लिया तब भी मैं नेक्स्ट ओवर किसी और को दे दूंगा। ये तो फिर बेवकूफी हो जाती है। तो अभी तो सभी कप्तान जो हैं वो इंटेलिजेंट हो गए हैं। उनको पता है कब कहाँ पर दबाव डालना है, कौन से टीम के ऊपर, कौन से खिलाड़ी के ऊपर, कौन से खिलाड़ियों को टारगेट करना है। ये सारी चीजें अब बहुत कुछ पता हो गई हैं कप्तानों को।
कल बड़ा इंटरेस्टिंग था, एक कैच आपने देखा होगा, लुइस का कैच जो शुभमन गिल ने लिया सभा भाई पीछे भाग के, वो शायद अभी तक जो थोड़े से मैचेस में या आईपीएल हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कैचेस में आप देख रहे हैं, पीछे भाग के कपिल पाजी की याद दिला दी उन्होंने 83। हाँ, अब तो यंगस्टर्स अब इतने ज्यादा मेहनत करते हैं अपने फिटनेस के ऊपर कि इस तरह की कैचेस लेना तो मुझे लगता है कि आम बात सी हो गई है। तो ये अच्छी शुरुआत रही है शुभमन गिल की कि उन्होंने फील्डिंग अच्छी की, बेहतरीन कैच पकड़ा, पर टीम को उम्मीद होगी कि वो बल्लेबाजी में अपना जलवा दिखाएं, क्योंकि कई सारे यंगस्टर्स हैं इस समय जो परफॉर्म करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं और सभी की तैयारी है। तो शुभमन गिल से भी यही उम्मीद होगी कि वो अच्छी बल्लेबाजी करे। हालांकि उनकी टीम ने पहला मुकाबला जीत लिया है, तो थोड़ा बहुत स्पेस आपको मिल जाता है। पर फिटनेस लेवल्स जो है इस समय वो अद्भुत सा हो गया है राजीव। हम लोग, आपने बात की थी पावर हिटिंग स्किल्स की, पर फिटनेस लेवल्स अगर आप देखेंगे आजकल के जमाने के मॉडर्न डे क्रिकेटर्स की, तो वो भी देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और खुशी होती है देख करके। ये सभी जो यंगस्टर्स हैं, हम चाहे अंडर 19 के हों या फिर इंडिया के खिलाड़ी हों या फिर डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर्स हों, ये सब लोग इतना ज्यादा मेहनत करते हैं अपने फिटनेस के ऊपर, और स्तर जो है फील्डिंग का भारतीय क्रिकेटर्स का इतना ज्यादा ऊपर हो गया है। समय में क्योंकि बल्लेबाजों की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, इस चर्चा के बीच में मोहम्मद शमी ने जिस तरह का स्पेल डाला, और जब इंटरव्यू मैं उनका सुन रहा था, उनका कहना था कि मैं अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहा था और मुंबई की पिचेस पे बाउंस अच्छा है इसलिए उन्होंने हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी की। फिर उन्हीं को कॉपी करते हुए चमीरा नजर आया जब हमने उनकी गेंदबाजी देखी। तेज डाल रहे थे, बॉडी पे उन्होंने बॉलें डाली और ऑलमोस्ट अनप्लेबल से नजर आए। कैसे आप देखते हैं ये, क्या मुंबई के पिचेस पे आने वाले समय में शमी जैसे गेंदबाज बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले? हाँ राजीव, जिस तरह के विकेट है, जहां पर ऐसे विकेट जहां पर स्पीड ऑफ बाउंस है, थोड़ा बहुत ग्रीनिश टिंज है, वहां पर ऐसे पेस बॉलर जिनके पास गति है, जिनके पास ऑफ द विकेट मूवमेंट है, जो स्विंग करा सकते हैं, उन पेस बॉलर्स को फायदा मिलेगा। और ये हम लोगों ने देखा है, आपको याद होगा विश्व कप T20 में भी तेज गति वाले पेस बॉलर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रहे थे। और इस बार हर एक टीमों ने कोशिश यही की है कि उनके पास भी 140 145 प्लस वाले पेस बॉलर्स हों, जिनके पास गति है, जो हार्ड लेंथ बॉलिंग कर सके पावर प्ले में। वहां पर अगर आप विकेट लेने में आपको सफलता मिल जाती है तो एक बहुत ही शानदार विकल्प होता है पावर प्ले में रन भी रोकने का और विकेटें भी लेने का। तो यही कोशिश रह रही है हर एक टीम की। मोहम्मद शमी तो एक अद्भुत बॉलर है राजीव, उनके पास वो स्विंग है क्योंकि उनकी सीम पोजीशन इतनी अच्छी होती है, उनका रिलीज इतना अच्छा होता है, ऑफ द विकेट जब भी वो हिट करते हैं सीम पोजीशन के साथ तो वहां पर उनको मूवमेंट मिलता है। तो इस तरह के पेस बॉलर बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे। कल आपने देखा वरुण और एरन ने भी उसी प्रकार की गेंदबाजी की, उन्होंने भी गति के साथ बॉलिंग की। तो इस समय खुली छूट है कि अगर आपके पास गति है तो आप इस्तेमाल करें, तो बहुत जरूरी है कि आपकी लेंथ सही होनी चाहिए। वो हार्ड लेंथ बॉल डालना उतना आसान होता नहीं है, तभी आप बल्लेबाज को है थोड़ा बहुत पीछे आप ढकेल के रख सकते हैं, नहीं तो फिर जो ओपनर्स होते हैं वो सामने निकल कर या फिर स्टेप आउट करके आप पेस बॉलर्स को मार सकते हैं। इसीलिए हर एक टीम की कोशिश यही होती है कि आपके पास गति वाला पेस बॉलर होना चाहिए, जो एवरेज जिसकी स्पीड हो 145 या फिर 142 143 के करीब हो, जो बल्लेबाजों को बैकफुट पे ढकेल के रखे, उसको सामने आने का मौका ही ना दे। क्या शमी एक कंटेंडर है T20 वर्ल्ड कप के लिए? सभा भाई, ऑस्ट्रेलिया में भी बाउंस होता है, अच्छा पेस होता है। हम क्योंकि पिछले कुछ महीनों से देख रहे थे कि हर्षल पटेल, आवेश खान जैसे गेंदबाज या सिराज हो, इस पे बहुत ज्यादा फोकस था। अब सडनली जिस तरह का स्पेल शमी ने डाला, क्योंकि हम सब जानते हैं विकेट टेकिंग बॉलर के तौर पे एक बड़ा नाम है मोहम्मद शमी, अपने दिन पे रन थ्रू कर सकते हैं। कैसे, क्या सेलेक्टर्स के जहन में या पिक्चर होगी शमी की? देखिए, होनी चाहिए राजीव, एक इफेक्टिव बॉलर जरूर हैं, पर हम लोगों ने कई बार देखा है इसके पहले भी कि थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंट रहते हैं T20 फॉर्मेट में मोहम्मद शमी। जब वो पिछले साल पंजाब किंग्स के लिए भी खेल रहे थे तो कुछ उसी प्रकार क्योंकि गेंदबाजी रहती थी, किसी मैच में अच्छी गेंदबाजी की, किसी मैच में उतना ज्यादा इफेक्टिव रहे नहीं। हाँ, अगर आप उनका नहीं है T20 फॉर्मेट वो में, कंसिस्टेंट नहीं है। पर अगर ये साल उनका अच्छा जाता है या IPL उनका अच्छा जाता है तो निश्चित रूप से सिलेक्टर्स के दिमाग में वो जरूर रहेंगे, क्योंकि वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है, उनका विकेट टेकिंग ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डेथ बॉलर नहीं है। मुझे लगता है कि उनका अभी तक जो मुझे देखने को मिलता है, उनका इस्तेमाल अगर आपको करना है तो पावर प्ले में कीजिए और मिडिल ओवर्स में कर लीजिए। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मेरे ख्याल में अभी तक वो स्किल उन्होंने डेवलप की नहीं, या फिर वो
वो जब भी वो प्रयास करते उसमें उनको उतनी सफलता मिली नहीं है। और हर एक टीम की कोशिश यही होती है कि उनके पास ऐसे पेस बॉलर्स होने चाहिए जो तीनों जो फेज होता है T20 का, वहां पर वो गेंदबाजी कर पाए, पावर प्ले में भी, मिडिल ओवर्स में भी, उसके साथ साथ डेथ में भी। पर स्ट्रैटेजी में परिवर्तन हो सकता है अगर टीमों को ये लगे कि भाई मुझे इनमें से अपने जो 3 पेस बॉलर या 4 पेस बॉलर्स मैं खिला रहा हूँ, उसमें मुझे एक ऐसा पेस बॉलर चाहिए जो मुझे नई बॉल से विकेट ला कर दे और मेरे लिए के 2 ओवर मिडिल ओवर्स में डाल दे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह की परिवर्तन हो सकता है, वो निर्भर करेगा सिलेक्टर्स के ऊपर, निर्भर करेगा कि ये जो आपने सही कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो मुकाबला हो रहा है वहां पर विकेटें किस तरह की मिलती हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा राजीव। बिल्कुल। हरजैन कह रहे हैं कि सबा सर प्लीज मोहम्मद शमी को इंडियन वाइट बॉल जो बॉलर्स हैं उसमें रेट कीजिए और बताइए कि T20 फॉर्मेट के हिसाब से क्या वो इस समय आइडियल चॉइस हो सकते हैं। वही तो हम लोगों ने चर्चा कर ली है। ठीक है, आइडियल चॉइस तो नहीं, पर ये जो IPL का सीजन है और ये डिसाइड करेगा कि क्या इस समय T20 जो टीम है, भारतीय टीम, उसमें मोहम्मद शमी सर्टेनिटी है कि नहीं, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव जोड़ीदारी हो जाएगी फिर जसप्रीत बुमराह के साथ, क्योंकि दोनों के दोनों इफेक्टिव न्यू बॉल बॉलर हैं। पावर प्ले में जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि अगर वो पहले वो पावर प्ले में 1 या 2 विकेट ले लेते हैं तो फिर इससे फायदा मिलेगा भारतीय टीम को। समय भाई, क्योंकि हमने पेस बॉलर्स की बात कर रहे हैं, कल चमीरा को आखिरी ओवर के राहुल ने नहीं दिया और बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुए वो, क्योंकि मैच आखिरी ओवर तक गया था और बहुत शानदार स्पेल डाला था चमीरा ने, आपने भी देखा होगा। एक तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के तौर पर चमीरा कैसे आपको इम्प्रेस कर रहे हैं, और दूसरा के राहुल की कप्तानी में बड़े ब्लंडर्स क्यों देखने को मिलते हैं। कई बार बीच बीच में जो निर्णय होता है के राहुल का, वो हैरान करने वाला होता है, पर यहीं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब जरूर कोई ना कोई कारण हुआ होगा, ऐसा लगता है के राहुल को चमीरा एक डेथ बॉलर नहीं है। कई बार टीमें डिसाइड कर लेती हैं पहले से ही कि जो डेथ बॉल बॉलर है उन पर ज्यादा भरोसा दिखाया जाए, इसीलिए उनको गेंदबाजी दी जाती है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है राजीव, आप सेट प्लान्स के साथ जाते हैं, आप पहले से डिजिग्नेट कर लेते हैं कि ये मेरे पावर प्ले के बॉलर्स हैं, ये मेरे मिडिल ओवर के बॉलर्स हैं और ये मेरे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, और उनके ऊपर आपको भरोसा दिखाना होता है। अब चमीरा अच्छे गेंदबाज हैं, प्रॉमिसिंग है, उन्होंने श्रीलंका के लिए अच्छी गेंदबाजी की है। पिछले साल जहां तक मुझे याद है वो RCB के लिए खेल रहे थे। इस बार अच्छी बाई है वो, क्योंकि वो भी एक तेज गेंदबाज है, उनके पास भी वो लय है, वो स्पीड है, ऑफ द डेक वो उनको मूवमेंट मिलता है, और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं चमीरा भी पावर प्ले में। अगर आप उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो भी एक ऐसे बॉलर है जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है। मुझे लगता है इसी कारण से ही के राहुल ने उनको अंतिम ओवर कराया नहीं। तो चलिए बात राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की भी कर लेते हैं। दोनों टीमें मैदान पर होंगी। सबा भाई, बैटिंग के लिहाज से राजस्थान रॉयल्स बेहतर नजर आ रही है थोड़ी सनराइजर्स से, क्योंकि मैं देख रहा था बटलर है उनके पास, यशस्वी जायसवाल है, देवदत्त पट्टिकल, संजू सैमसन और हेटमायर। अब इनमें से ओपन करते आप किसको देख रहे हैं? मेरे विचार में देवदत्त पाडिक्कल को तो ओपन करना ही चाहिए, उसके साथ साथ जॉस बटलर, वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रहेगा राजस्थान रॉयल्स के लिए। नंबर 3 संजू सैमसन, उनकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। हेटमेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिनिशर है, उनको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 4 से लेकर नंबर 6 पर। दिल्ली कैपिटल्स ने, आपको याद होगा, उनको नंबर 6 या नंबर 5 पर इस्तेमाल किया था और बेहतरीन उन्होंने पारियां खेली थी एक फिनिशर के रूप में। तो इस टीम में गहराई है, बल्लेबाजी इनकी काफी ज्यादा तगड़ी है, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस बार टीम उन्होंने बनाई है। कई सारे यंगस्टर्स भी हैं। यशस्वी जायसवाल को आपने नाम लिया, वो भी एक इफेक्टिव प्लेयर हो सकते हैं। पर जहां तक मुझे लग रहा है कि एक सही कॉम्बिनेशन, ओपनिंग कॉम्बिनेशन उनके लिए जॉस बटलर और देवदत्त पाडिक्कल ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत ही इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और डेंजरस ओपनिंग प्लेयर साबित हो सकते हैं दूसरी टीमों के लिए। अब सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो बड़ी वीक बैटिंग लाइनअप लग रही है सबा भाई ऑन पेपर। मैं देख रहा था अभी उनके पास विलियमसन को छोड़ के कोई एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं है, हालांकि मैक्रम है उनके पास, निकोलस पूरन है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स ज्यादा बेहतर लग रही है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी उनके पास रविचंद्र अश्विन है, फिर ट्रेंट बोल्ट है और प्रसिद्ध कृष्णा जिनकी आप बहुत तारीफ करते हैं, और यजुवेंद्र चहल। तो कुल मिलाकर क्या राजस्थान एक ज्यादा बैलेंस साइड के तौर पे आप देख रहे हैं IPL सीजन 15 में? हाँ राजीव, संतुलन ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है इस समय राजस्थान रॉयल्स का। उनके पास स्पिन कॉम्बिनेशन है, बहुत ही पोटेंट कॉम्बिनेशन है आर अश्विन और चहल का। एक जो समस्या मुझे नजर आती है वो यही है कि ये दोनों के दोनों जो स्पिनर्स हैं उतना ज्यादा T20 में बल्लेबाजी कर नहीं सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल प्लेयर नहीं है। पर उनकी
गेंदबाजी स्ट्रांग है, ट्रेंट बोल्ट है, तो उनकी बल्लेबाजी में हो सकता है कि वो गहराई ना हो, पर संतुलन के हिसाब से ये टीम काफी अच्छी मुझे नजर आ रही है। बहुत कुछ निर्भर करेगा इनके बल्लेबाजी के ऊपर। अगर ये टॉप 5 परफॉर्म करते हैं तो मुझे लगता है कि इनके अंदर बहुत ही वो उस प्रकार की गेंदबाजी है जो टीम को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, या फिर ये बल्लेबाजी के बल पर बड़ा स्कोर भी ये चेस कर सकते हैं। सनराइजर्स के बारे में आपने सही कहा कि उनको कंपोजिशन मुझे लगता है थोड़ा बहुत कमजोर नजर आ रहा है इस समय। केन विलियमसन है, बहुत जरूरी रहेगा ये देखना कि वो अब्दुल समद और उमरान मलिक को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये 3 प्लेयर्स को उन्होंने रिटेन किया है। केन विलियमसन क्या वो फिट हैं, क्या वो पहला मैच खेलेंगे, अगर खेलेंगे भी तो वो कहाँ पर खेलेंगे, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा सनराइजर्स को। और अंत में उनकी कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द वो अपने सॉलिड 11 को चूज करें और उसी तैयारी के साथ वो मैदान में उतरे। चलिए सबा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जैसे कि हमने बातचीत की शुरुआत की थी कि क्रिकेट के महाभारत में गदाधारी बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिल रहा है और आने वाले मैचेस में भी कुछ ऐसे ही होगा, बशर्ते कि मोहम्मद शमी जैसे स्पेल बीच में ना आ जाए जो इन गदाधारी बल्लेबाजों को बार बार एहसास कराएं कि पावर हिटिंग के साथ साथ आपको स्किल अपने पास रखना बेहद जरूरी है अगर आपको स्किलफुल गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाना है। तो जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Voices for Water, Karthik introduces us to Debashish Mukherjee, the Additional Secretary for the Department of Water Resources. He asks her about the Indian government's approach to participatory water management. On The Habit Coach, Ashton speaks to Priyanka Acharya, the host of our newest show, Ek Chuski Finance. She explains how women can start developing micro-habits to manage their finances. On Smarter with Sid, Siddharth lists down 3 lessons we can learn from American comedian Andrew Schultz. On Cyrus Says Cock and Bull, Cyrus, Ayushi, Antriksh and I get together. We discuss how every single news channel claims to be number 1. And on Pulyabazi, Pranay and Saurabh contemplate whether economic growth contributes to prosperity in light of India being ranked 136th on the World Happiness Index. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. Also, remember, we're on YouTube. You can check us out on ivmpodcast.com/YouTube and get a list of all the YouTube channels we have active at this point. I'd also like to make a quick note that we're doing a small listener survey, and it would really help us if you could fill that out. You can go to ivmpodcast.com/survey. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance and India Water Portal. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार